एग्जिट पोल पर हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। सवाल इस बात का था कि सियासी रण में इस बार हरियाणा का क्या प्रण है। जो आंकड़े एग्जिट पोल में अभी फिलहाल हमारे सामने हैं, वो आंकड़े कहते हैं कि 7 और 3 इस बार हरियाणा ने तय किया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, लेकिन उसके पहले हम 7 सीटों का समीकरण आपको समझाते हैं जो कि बीजेपी के खाते में जाने की बात हो रही है। लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस वहां पर मजबूती के साथ आगे बढ़ चुकी है। तो प्रदेश की 10 सीटों पर हम इस वक्त समीकरण को लेकर चर्चा करेंगे। हरियाणा में बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। हालांकि बीजेपी का यह दावा था कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन 3 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त साफ तौर पर हमारे एग्जिट पोल में दिखाई दे रही। कांग्रेस 3 सीटों पर, जिसमें से रोहतक, सिरसा और सोनीपत सीट है जहां पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से इन सीटों पर पहले से ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। प्रदेश की 10 सीटों का जो सटीक विश्लेषण है उसके लिए खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सवाल फिर से वहीं उठेगा कि आखिर बीजेपी 3 सीटें अगर गंवा रही है तो चूक कहां पे हो गई, और कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं तो उसके लिए संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि अपनी तमाम सीटें वो गंवा चुकी थी। लेकिन क्या 14 का जो समीकरण था, जो उस वक्त का नजारा था, जो नतीजे थे, इस बार कुछ वैसा ही नतीजा हरियाणा देने जा रहा है। आप बता दें कि लोकसभा चुनाव 24 में 7 सीटें बीजेपी के लिए हरियाणा से निकलती दिख रही हैं, लेकिन 3 सीटों पर बीजेपी पिछड़ रही है और कांग्रेस वहां पर मजबूती के साथ बढ़त बना चुकी है। मनोहर लाल की बात करें तो उनकी जीत सुनिश्चित तौर पर दिखाई देती है। हालांकि तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि नतीजे ना आ जाएं 4 तारीख को। तो ये 7 और 3 का आंकड़ा है। हालांकि कांग्रेस इसे खारिज कर रही है, बीजेपी भी इसे खारिज कर रही है। वो कहते हैं कि बीजेपी 10 की 10 सीटों पर आगे बढ़ेगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आशुतोष जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो स्वागत है आशुतोष जी आपका। सुभाष शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो स्वागत है सुभाष जी आपका। और अमित नेहरा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो स्वागत है अमित जी आपका भी। और मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी भी हमारे साथ हैं। सुंदर, जो अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे, सबसे पहले इन 3 सीटों को अगर बीजेपी गंवा रही है तो आखिर कहां पर चूक दिखाई देती है, क्योंकि पूरी ताकत लगा दी थी सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से। अतुल, बहुत 3-4 चीज़ें हैं जो ये कह सकते हैं कि बीजेपी से चूक हुई है, या यूँ कहिए कि कांग्रेस यहाँ बढ़त बना रही है। जो ये फैक्टर है, एक बड़ी चीज़ ये थी कि हम ये बात को माने कि एक एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो निश्चित रूप से उसने काम किया स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी। दूसरी बड़ी चीज़ ये थी कि जो मोदी लहर हमने 2019 में पूरा देश, क्या पूरी दुनिया ने जिस तरह की स्थिति देखी, वो इस तरह की स्थिति इस बार नहीं दिखी हरियाणा में नहीं दिखी। तीसरी बड़ी चीज़, हरियाणा में हमने 2019 को ऐसे देखा है कि आपने देखा 6-6 लाख लोग वोटों से कैंडिडेट जीत रहे हैं, तो वो वोट कैंडिडेट को तो पड़ ही नहीं रहा था, कैंडिडेट के तो नाम तक नहीं जानते थे लोग। लेकिन संजय भाटिया को हमने देखा करनाल से, उनसे लोग थोड़ी कोई उनको इतना बड़ा लीडर थे या कोई पब्लिक फेस थे, नहीं। लेकिन मोदी जी के उसमें देखिए 6 लाख के करीब वोटों से जीते, 6 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते। तो वो मोदी लहर, उसका जो ग्राउंड पे एक जो प्रभाव था वो कहीं ना कहीं कम होना। तीसरी बड़ी चीज़ ये एंटी इनकम्बेंसी जो स्टेट गवर्नमेंट और खासकर ये किसान आंदोलन। और एक और बड़ी चीज ये कि संविधान बदल जाएगा अगर बीजेपी आ जाएगी। ये डर बिठाने में कामयाब रहे, बिल्कुल कामयाब रहे। एससी वोटर को अपने पाले में कांग्रेस लाने में कामयाब रही, और उसका बड़ा फायदा है ये चीज। ये इस तरह के नतीजे हम देख रहे हैं। अदरवाइज कांग्रेस के सामने लोगों को बताने के लिए फेस नहीं है, फिर भी वोट पड़ रहा है कांग्रेस को, ये देखिए ना। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के ये जो फैक्टर थे, इन्होंने अपना काम बड़ी मजबूती से किया। एक और बड़ी चीज, जिस तरह से बहुत थोड़े मार्जिन पे सीटें फंस रही हैं, इसका मतलब ये कि थोड़ा मार्जिन इस वजह से भी आया। हमने देखा मोहनलाल बड़ौली जी की बात करें, हमने देखा मनोहर लाल जी की बात करें, जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि भाई इन्होंने बदमाशी की है, बोगस वोटिंग कराई है, अधिकारियों ने गड़बड़ी की है, भीतरघात हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के फैक्टर थे। जिस संगठन के लिए, जिस अनुशासन के लिए बीजेपी जानी जाती है, वो भी इसमें मिसिंग था इस बार 2024 में। ये बड़ी चीज थी। आशुतोष जी, शुरुआत में बाबा आपसे कर रहा हूं। जो हमारा एग्जिट पोल कहता है वो आंकड़े आपके सामने हैं कि 7 और 3, आप सहमत हैं इससे? और अगर इन 3 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बना रही है तो क्या वही फैक्टर है जो सुंदर भी बता रहे हैं? देखिए, मुकाबला बड़ा कड़ा है। 3 सीटों पे ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा। ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि
बीजेपी इन पे बढ़त बना रही है, कांग्रेस बना रही है, कांटे का मुकाबला है। नो डाउट देखने में लग रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशियों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। आज की तारीख में जो छोटी छोटी पार्टियां थी जो पिछले 2014-2019 के चुनाव में बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर थी, वो भी उभर करके आई हैं। वो भी अपना अस्तित्व बना के रखना चाहते हैं, वो भी अपनी प्रेजेंस को दिखाना चाहते हैं कि वो अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी इलेक्शन के फ्रे में हैं। तो उन छोटी छोटी पार्टियों में हरियाणा में उभर करके बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसका कि बेनिफिट मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को जा सकता है। और ये 3 सीटें मैं अभी कहूँगा कि दाव फंसा है, क्लियर नहीं है कि कांग्रेस आपको लगता है कि टक्कर है? टक्कर मुकाबले की है। लेकिन अभी ये कहना कि कांग्रेस तीनों सीटों को निकाल लेगी, 3 सीट का नुकसान बीजेपी को होगा, कांग्रेस को गेन होगा, ये बड़ा कठिन प्रश्न है जिसका जवाब देना ये आने वाली 4 तारीख को पता लगेगा। टक्कर की सुंदर सहमत है? वो कह रहे हैं कि अभी भी टक्कर है। हमारे एग्जिट पोल से वो कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा, लेकिन वो 3 सीटें अभी भी बीजेपी बनी हुई है वहां। नहीं, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ इस वजह से क्योंकि ये देखिए ना कि सामने हमारा जो हरियाणा का वोटर है बड़ा समझदार है, वोट खराब नहीं करता है। अब उसको लगता है कि वो सामने ये वोट जाएगी किसको। जिस तरह का ये मोमेंटम बना ना, नैरेटिव बन गया आएगा तो मोदी। इस नैरेटिव ने इस तरह का कमाल किया जो वोटर बिल्कुल मतलब कांग्रेस जहनियत रखता है या कांग्रेस से इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो उसको चेहरा नहीं दिखता, कुछ चेहरा स्वाभाविक। और मोदी जी ने जिस तरह से अपनी ब्रांडिंग हो या 10 साल से जिस तरह से वो जहन में बस गए हैं, आप बूढ़े बुजुर्ग बच्चे औरत किसी से मोदी जी का आज इसका एक बड़ा बढ़िया उदाहरण बताता हूं सुंदर। सुबह वाराणसी में जब वोट डाले जा रहे थे, एक महिला अपने घर के एक बुजुर्ग सदस्य को लेकर आती है। वहां से हमारे यूपी के जो हेड है अरविंद चतुर्वेदी, वो उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वो अल्जाइमर के पेशेंट है, उनको अपना नाम याद नहीं था, लेकिन जब पूछा कि वोट किसको दिया तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को। ये आज का उदाहरण है, तो जिसको अपना नाम याद नहीं, बिल्कुल वोट करने के लिए वो निकले हैं, लेकर आए और किसको वोट किया ये उन्होंने बताया। अपना नाम कई बार पूछा, उन्होंने बता नहीं पाए। तो निश्चित रूप से इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता है कि ये टक्कर जिस तरह से बीजेपी लगातार दावा कर रही है 11 कमल खिलेंगे, वो स्थिति भी हो सकती है। ठीक है सुभाष जी, हमारे इस एग्जिट पोल से आप कितना इत्तेफाक रख पा रहे हैं? मैं पूरी तरह तो इत्तेफाक नहीं रख पा रहा हूं, पर मुझे एक चीज़ है कि इसमें इस बार अंडर करंट था और कुछ वोटर ऐसे थे हरियाणा के जिनमें विशेषकर जाट मतदाता वो मुखर होकर बोलते थे, खिलाफ बोलते थे कि हम जो है इस बार हुड्डा को लाके रहेंगे, कांग्रेस को लाके रहेंगे, क्योंकि उन्हें पिछले 20 साल से अंतर है हुड्डा को लाके रहेंगे या कांग्रेस को लाके रहेंगे। वो हुड्डा को ही ला रहे थे क्योंकि उनका नेता हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा है उनका नेता। और खास करके जो जाट लैंड है, सोनीपत और रोहतक, जो आपके अनुमान के मुताबिक भी ये लूज हो रही है सीट। बिल्कुल। तो ये जो 2सी और तीसरी सिरसा, वो जो अभी कहा कि संविधान चला जाएगा तो वो रिजर्व सीट है वैसे भी, हालांकि वो गढ़ रहा है चौटाला का अपना गृह क्षेत्र है, पर वहाँ हमेशा ही कांग्रेस हावी रही है। और मुझे लगता है इस बार भी वहाँ पर कांग्रेस जो है सिरसा से आगे नजर आ रही है। अंडर करंट इसलिए नहीं कह सकते कि बहुत सारी बिरादरी वोटर ऐसे हैं जो बोलते नहीं हैं। आप उनसे जाकर माइक भी उनके मुंह में लगा दो भाई आप किसको दे रहे हो, तो वो बात को टाल जाएंगे, कहेंगे नहीं। और कुछ ऐसे मतदाता हैं जो लोकल हैं यहाँ के, उनको बोलो भी किसको दे रहे हैं, भाई हम तो कांग्रेस को दे रहे हैं या हम बीजेपी को दे रहे हैं। वो मुखर होकर बोलने वाले जो मतदाता है ना, वो उन्हीं की आवाज को हमने कैलकुलेट किया है, क्योंकि जो बोले ही नहीं, जिन्होंने कुछ बताया ही नहीं, उनके बारे में हमें अंदाजा नहीं है। ये कारण है कि ये बिल्कुल जो आप कह रहे हो कि पहले वाला मुकाबला तो नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि 2014 में 34% वोट हासिल करके बीजेपी 7 सीटें जीती थी। इस बार इतनी दुर्दशा तो उसकी नहीं नजर आती कि वो 34 पे ही रहेगी। कुछ आगे है, उस जो स्लैब है उससे उसके मत आगे जाएंगे, और जब आगे जाएंगे तो ये 7 वाला जो है ये बदल सकता है, वो 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। नेहरा साहब, आपका आकलन और हमारा जो एग्जिट पोल है कुछ आसपास तालमेल बिठ पा रहा है? देखिए अतुल, मेरा जो आकलन है, मैं जो गया फील्ड में रहा पूरे इलेक्शन में,
तो मेरा ये मानना है कि इस बार अंडर करंट कांग्रेस का था। पहली बात तो यही स्पष्ट हो जाती है कि जो 5-5, 6-6, 7-7 लाख के मार्जिन थे, उन सीटों पे खुद बीजेपी ये कह रही कि कड़ा मुकाबला है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा कमबैक किया कांग्रेस ने। भी लाखों की लड़ाई हजारों में आई है, तो कमबैक तो है निश्चित रूप से। बिल्कुल सही बात। और ऐसी लड़ाई है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई, या तो हो सकता है कि 10 की 10 सीटें बीजेपी में चली जाएं, और ये भी हो सकता है कि 10 की 10 कांग्रेस में चली जाएं। अगर टैक्टिकल वोटिंग हो गई तो इसमें एक मैं शब्द लगाना चाहूंगा, टैक्टिकल वोटिंग। फिलहाल क्या है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिसने कांग्रेस को एज दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का बहुत ज्यादा योगदान नहीं रहा है एज में, भाई कांग्रेस ने कोई चमत्कार किया हो, बिल्कुल, क्योंकि ना तो उन्होंने संगठन बनाया, ना कोई बूथ लेवल पे मैनेजमेंट थी। बहुत पुअर मैनेजमेंट था पूरे इलेक्शन में कांग्रेस का। हिसार शहर में, करनाल शहर में, जितने बड़े बड़े शहर हैं वहां पे एजेंट ही नहीं थे, बूथ ही नहीं थे कांग्रेस के, उसके बावजूद वोट जाना। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इतना एफर्ट नहीं हुआ जितना जनता ने किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब आ जाते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। कांग्रेस का एक ही योगदान रहा है जो मुझे लगता है ठीक ठाक स्थिति बनाने में, उनका कैंडिडेट सिलेक्शन। जो कैंडिडेट दिए कांग्रेस ने, बहुत सोच समझ के बाद में उतारे। उनसे बेहतर कैंडिडेट नहीं हो सकते थे आज की स्थिति में। हर जगह उन्होंने या तो जातीय समीकरण देखे हैं, या फिर विनिंग जो पॉसिबिलिटी है, या सीट चेंज करना, कुछ भी लगा लीजिए। तो वो जो कांग्रेस की तरफ से हुआ है उसने एक ट्रिगर इफेक्ट डाला है इलेक्शन में। अब ये है कि बीजेपी की ये हालत क्यों है, भाई लाखों का मार्जिन हजारों में क्यों हुआ। तो मेरा मानना ये है कि फर्स्ट आना बहुत मुश्किल होता है, किसी भी चीज में फर्स्ट आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल होता है फर्स्ट बने रहना। तो लगातार दो इलेक्शन नुकीला होता है, शिखर नुकीला होता है। तो ये भी एक थोड़ा सा एक हर्डल है बीजेपी के उसमें, कि लगातार बने रहने की चुनौती है। अब दो मुद्दे हैं, एक तो केंद्र के मुद्दे हैं, दूसरा राज्य सरकार के मुद्दे हैं। जो अगर केंद्र सरकार के मुद्दे लीजिए तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो जो कृषि कानून आए थे उन पे जो एजिटेशन हुआ था, तो सबसे बड़ा तो इम्पैक्ट उन्हीं का है। दूसरा मुद्दा अग्निवीर का भी है, अग्निवीर का भी बड़ा मुद्दा रहा है हरियाणा में, क्योंकि फौजियों की धरती है। और तीसरा मुद्दा जो महिला पहलवान थे उनका अपमान जो हुआ था यहाँ पे जंतर मंतर पे, वो भी बड़ा मुद्दा रहा। ये केंद्र से सीधे सीधे रिलेटेड थे। अगर सरकार राज्य सरकार के लेवल पे आए तो 2-3 मुद्दे बड़े हावी रहे हैं। एक तो बुढ़ापा पेंशन काट दी गई बहुत बड़े लेवल पे, और दोबारा वो जुड़वाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी लोगों को। दूसरा मुद्दा प्रॉपर्टी आईडी, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी रही है शहरों में। प्रॉपर्टी आईडी किसी के नाम चढ़ा दी, बड़े पापड़ बेलने पड़े। प्रॉपर्टी टैक्सेशन भी गलत हुए हैं, तो वो भी उनके खिलाफ गया है। तो ये इस तरह के जो मुद्दे हैं, दोनों मुद्दों ने बीजेपी के खिलाफ मैंडेट बनाया है, माहौल बनाया है जो। तो मुझे लगता है कि आपने अगर 7-3 दिए हैं तो मैं तो ये सोचूंगा कि 1-2 सीटें कांग्रेस की निश्चित तौर पे बढ़नी तय हैं। आपने जो करनाल का उदाहरण दिया, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उलटफेर करनाल लोकसभा में होने वाला है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर जाके देखें तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी का वोट ही नहीं है। शहर कितना साथ देगा बीजेपी का वो समय बताएगा। हालांकि पानीपत जो शहर है उसमें रोहिता रेवड़ी जो आई जी, तो उनका भी बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा है बीजेपी के वोट बैंक पे। तो देखते रहिए क्या रहेगा। हालांकि अंडर करंट जो मैं ये कहूँगा ना, प्लस पॉइंट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है इस बार। आशुतोष जी, सहमत हैं आप इस बात से? देखिए, बड़े ज्वलंत मुद्दे उठाए गए। पहलवानों का मुद्दा था, कृषि आंदोलन था, और तीसरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तीनों बहुत ही अहम मुद्दे हैं और जिससे आम जनता बड़ी प्रभावित होती है। ये इनका कहना ठीक है कि 3 मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी के फेवर में जा सकते हैं और इससे कांग्रेस के उम्मीदवार को कुछ फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि टक्कर बहुत कांटे की। बीजेपी पार्टी ने पूरी की पूरी टीम लगा रखी है, उधर कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर से पूरी मेहनत करके इलेक्शन में उतरने का वो किया, जिससे कि बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दी जा सके। और चुनाव जो कैंडिडेट्स का किया गया वो भी बहुत अच्छा किया गया है कि किस क्षेत्र से कौन व्यक्ति मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, कौन व्यक्ति अपनी सीट को निकाल सकता है। फिर भी जैसा मैं कह रहा हूँ कि सीटें मुकाबला बड़ा कांटे का है, टक्कर बहुत
ज़बरदस्त है। किस पार्टी का उम्मीदवार इसमें विजयी होगा, किसका नहीं होगा, ये 4 तारीख को पता लगेगा। निश्चित रूप से ना केवल 3 सीटों में और 7 जो सीटों पे है, पहले जो जीत का मार्जिन होता था, मार्जिन ऑफ विक्ट्री होता था, लाखों में होता था, उसकी संख्या घटबढ़ जरूर हो सकती है। लेकिन एक मोदी का जो ऑरा बना है पिछले 10 वर्षों में, जो मोदी सरकार, मोदी नाम जो छाया है, बीजेपी में भी कैंडिडेट्स को ना देकर के एक मोदी को देख करके वोट दिए गए हैं, और विकास के नाम को देखते हुए कि विकास क्या किया गया है। विपक्ष पार्टियां एकजुट होकर के अपने को पेश नहीं कर पाई, और उनका कोई विज़न नहीं था कि राष्ट्र के लिए क्या उनका विज़न है। अगर वो सत्ता में आते हैं तो आने पर वो देश को क्या देंगे और कौन उनका नेता होगा। सबसे बड़ा जो है वोटर के माइंड में आज ये सवाल रहा कि इन पार्टियों को अगर सत्ता मिल भी जाती है तो इनमें नेता कौन होगा। ममता बनर्जी होंगी, अखिलेश यादव होंगे, राहुल गांधी होंगे, या कौन इसका नेता बनेगा। ये जो है वोटर्स के मस्तिष्क पटल पे जो बहुत विचार का विषय बना रहा। और इस समय के जो 2024 का चुनाव है, फ्लोटर वोटर जो 11th आवर पे अपना वोट डालने के लिए जा रहा है, वो बड़ा असमंजस में है कि कांग्रेस को वोट दिया जाए, बीजेपी को दिया जाए। फ्लोटर वोट अपना 11th आवर पे माइंड चेंज करके वोट डाल रहा है। दैट विल बी द डिसिसिव फैक्टर। ठीक है सुंदर, अब आपसे सीट वाइज चर्चा कर लें। शुरुआत में रोहतक से करता हूं, चूंकि कांग्रेस कुछ गेन कर रही है तो सबसे पहले बात उनकी हो जाए। बीजेपी कितना नुकसान में रहेगी ये तो चर्चा का विषय रहेगा ही। रोहतक में क्या इस बात को हम समझें कि हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा जी जान लगा दिया था अपने बेटे के लिए, और कई महीने पहले से एकमात्र सीट थी जो कि अब तय कहा जा रहा था कि वहां पे दीपेंद्र हुड्डा ही कैंडिडेट के तौर पे मैदान में, बाकी लोगों के लिए इंतजार था। वो फैक्टर घर घर तक जाना और रोहतक के जो तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं, क्योंकि पिछली बार महम जो कि गढ़ होता था कभी हुड्डा का, वहां से वोट बहुत कम पड़े थे। इस बार महम के गांव-गांव तक गए, दांगी साहब के पास गए, क्योंकि पिछले बार नाराजगी थी। ये कुछ ऐसे फैक्टर थे जिसको जोड़ने में कांग्रेस कामयाब रही है, तभी संभव हो पाया। देखिए, ये बड़ी चीज़ है, नेहरा साहब ने भी ये बात कही। ये सारे फैक्टर तो हैं जो गवर्नमेंट और बीजेपी के खिलाफ जिस तरह का माहौल है, एक बड़ी चीज़ जो जिससे हम इनकार नहीं कर सकते, वो जाट नॉन जाट एक बड़ा फैक्टर है। ये राजनीति, ये सच्चाई है, हम इसे खुले मुंह बोल दें, बंद मुंह बोल दें, ये सच है, सच है। हाँ, ये अंदर है। और वहाँ रोहतक की सीट, सोनीपत की सीट, ये इन पे पूरी तरह से ये तय होता है कि जाट नॉन जाट फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये सारी चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। सीधा यहीं आता है, इसी बात पे आता है। अब ये जाट नॉन जाट फैक्टर में चाहे बात करें हम रोहतक शहर की बात करें, कलानौर की बात करें, बहादुरगढ़ की बात करें, कोसली की बात करें, झज्जर की बात करें, ये 4-5 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को बढ़त मिलना तय है। उसकी वजह यह है कि शहरी सीटें हैं, और हम ये जानते हैं कि शहरी वोटर मोदी से भी प्रभावित है, बीजेपी से भी प्रभावित है। दूसरी बड़ी चीज, एक और बड़ा फैक्टर है, ये जो राम मंदिर है, हमें लगता है कि उसका असर नहीं है, लेकिन महिलाएं एक ऐसा वोटर है जो श्रद्धा, आस्था इनसे जुड़ा है। एक बुजुर्ग राम मंदिर जिसने सुना है, ये इस बीजेपी काल में 10 साल में आस्था, धर्म के प्रति जितना यूं कहिए जागरूकता कहें या क्या कहें, या जो बड़ी है आस्था, वो चीज एक ऐसी स्थिति है जो बीजेपी को एज देती ही है, और बीजेपी को एज उसका मिल रहा है, वो चाहे गांव हो, चाहे वो कस्बा हो, चाहे वो नहीं। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि जो राम राज वाला मुद्दा था, जो राम मंदिर वाला मुद्दा था, बीजेपी ने थोड़ा पहले उठा दिया उस मुद्दे को, चुनाव आते आते उसका असर कुछ कम हुआ। नहीं, धर्म एक ऐसी चीज है अतुल, हम जानते हैं कि उसका असर ऐसा नहीं है कि आज है और कल नहीं रहेगा, वो पीढ़ियों तक चलेगा। तो धर्म को तो ये, और बीजेपी इस बात को समझती है। हाँ, बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है इस बात को कि इस जो मेजॉरिटी है इस देश की, उसको अगर अपने पाले में रखना है तो ये जो धर्म नाम की चीज है, इसको जगाए रखना है, किसी भी तरह से जगाए रखना है। तो ये फैक्टर एक बड़ी चीज थी। इसके अलावा बड़ी चीज है, जैसा कोसली सभी जानते हैं, शर्मा जी भी जानते हैं, नेहरा साहब भी जानते हैं। कोसली लगभग जो अब इस बार वोटिंग हुई है, 170 पोल हुई है वहाँ, 1,70,000 वोट पोल हुई है वहाँ। पिछली बार जो 2019 में बढ़त मिली, जो ये 8-10 हजार की जो जीत हुड्डा साहब, ये अरविंद शर्मा को मिली, वो वजह वही थी कि कोसली ने 72,000 के लगभग, या 72 या 78,000 की लीड दे दी अकेले कोसली ने। हाँ, तो ये एक ऐसा फैक्टर है। लेकिन इस बार कोसली इतना लीड नहीं दे पाई है जिस तरह से हमारे, अगर इसकी एग्जिट पोल की बात करें, 40,000 के आसपास की लीड है, तो वो बड़ा नुकसान है। सीधा यहाँ ये स्थिति, नेहरा साहब की बात है, बिल्कुल है कि
सरकार की ये दिक्कत, ये परेशानी, ये सारी चीजें। नौकरी वाली अगर बात करें, ये नौकरियों वाला जो विषय है बीजेपी सरकार का, उसने काम किया है, ग्राउंड पे काम किया है। बहुत सारे, चाहे इन्हीं विधानसभाओं के बिना खर्ची बिना पर्ची वाला वो विषय है। वो नौकरी एक ऐसी चीज है, सरकारी नौकरी, वो क्या है कि पूरे परिवार का अपलिफ्टमेंट भी करती है, दूसरा क्या, पूरे मोहल्ले या पूरे गांव में मैसेज देती है, मैसेज जाता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक और बड़ा नुकसान वाला जो फैक्टर है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ शहरी सीट है, ज़्यादातर वहाँ बाहर का जो मजदूर है, यूपी बिहार इस तरह के वोटर है, लेकिन वोटिंग कम हुई वहाँ, वोटिंग कम हुई। वो बड़ा नुकसान इनको अरविंद शर्मा को। लेकिन एक बड़ा फायदा ये है कि जिस तरह से अरविंद शर्मा का विरोध हुआ, वो विरोध गांवों में भी इस फैक्टर को जो नेहरा साहब ने गिनाया कि जो नाराजगी है, उसको एक तरफ करके ये जाट नॉन जाट पे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं ये स्थिति है, इसलिए ये कांटे की टक्कर है। और ठीक है सुभाष जी, आशुतोष जी, बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। रोहतक पर ये टिप्पणी आपकी मैं चाहूंगा कि जो कॉम्बिनेशन इस वक्त बने कांग्रेस की तरफ से बनाए गए और जो बीजेपी ने उसकी काट निकाली, उसके बावजूद क्या ये सीट फंसी हुई दिख रही है? और हमारे एग्जिट पोल में तो ये जाती हुई दिख रही है बीजेपी से। देखिए, अभी जो अंदाजा हम लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि पिछली बार 7-8 हजार वोटों से बहुत कम मार्जिन था, जीते बहुत थे। कम मार्जिन। इस बार क्योंकि स्थितियां विपरीत हैं, लोगों की नाराजगी है अपने कामों को लेकर, जैसे अभी नेहरा जी ने अभी बताया कि वो जी कोई आईडी से नाराज है, कोई अग्निवीर से नाराज है, किसान फैक्टर से नाराज है। तो ये नाराजगियां तो हर सरकार में कितनी ही बढ़िया काम कर लो उसमें चलती रहती हैं। जहां तक अंडर करंट की बात आ रही है, अब मैं उस पर आता हूं। अंडर करंट जो है, जैसे माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस का अंडर करंट था, पर मुझे तो एक महाभारत की वो घटना याद आती है जब बर्बरी से युद्ध समाप्त होने के बाद पूछा गया कि कौन योद्धा सबसे बड़ा लगा, क्योंकि वो उनका शीश टांग दिया था एक पेड़ पे। उन्होंने कहा मुझे तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया हर तरफ। तो मैंने भी इस चुनाव में अंडर करंट का आंकलन किया है अपने लेवल पे। तो लोग जो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तक बीजेपी से नाराज थे, गाली दे रहे थे कि नहीं हम नहीं जाएं इस बार, हम चाहे हमने तो बीजेपी को हराना है, चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट अच्छा है या बुरा, हम उसको वोट देंगे। पर आखिरी में जब वो गए तो उनसे पूछा गया तुम क्या करके आए हो, या क्या करें, मोदी को फिर वोट दे आए। ये बड़ी चीज कह रहे हैं शर्मा जी। तो ये वोट जो गया है वो मोदी को गया है, कैंडिडेट को नहीं गया ना। आप कहो कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार की उपलब्धियों को बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि उससे तो लोगों की नाराजगी जी भर के थी। बिल्कुल। ये जो सरकार अभी सीएम चेहरा बदला गया, उससे कुछ नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे बीजेपी से एक गलती जरूर हुई है कि जो इन्होंने कैंडिडेट इस बार दिए हैं वो बहुत सोच समझ कर नहीं दिए, जैसा कि कांग्रेस ने किया। तो उसमें ये आपके ये सामने बड़ा अंतर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बड़ा अंतर देखने को मिला है कि कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था और यहाँ बीजेपी या मोदी चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी एक बड़ी चीज इन्होंने कही है ना, जो नाराजगी है, दरअसल ये जो नाराजगी है ये 20-25 दिन पहले शुरू हो गई। जो भी बीजेपी का व्यक्ति था वो खिलाफ था, खफा था कि अब नहीं करना है, मदद ही नहीं करनी है। एक और बड़ी चीज हुई, वो 15-20 दिन पहले ही गाली या जो भी अपनी नाराजगी व्यक्त करना शुरू कर दिया, लेकिन चुनाव आते आखिरी में आते मन बदल गया। अगर ये 2-3 दिन पहले ही नाराजगी दिखाते तब शायद बिल्कुल मुश्किल हो जाए। बिल्कुल ठीक वो नाराजगी पढ़ते पढ़ते ही बिल्कुल शर्मा जी का बड़ा अच्छा नेहरा साहब बात उठाई है, न्यूट्रल हो गया ना। मन आखिरी में बदल गया। देखिए, आपका मन नहीं बदल रहा, आप कह रहे हैं नहीं कांग्रेस और अभी बढ़ेगी। देखिए चर्चा मेरे ख्याल से रोहतक पे चल रही थी। हाँ, रोहतक पे। तो 2019 में जो दीपेंद्र की हार हुई थी वो मेरे ख्याल से 7,503 वोटों से हुई थी। और लोग कहते हैं कि दीपेंद्र को कोसली हल्के ने हरा दिया, लेकिन मेरा मानना उलट है। मुझे लगता है कि दीपेंद्र को हराया महम हल्के ने, अकेले महम ने। अकेले महम ने। इसी बात का मैंने जिक्र किया था कि महम से बहुत कम वोट थे उनको, क्योंकि मेरा जो खुद का विधानसभा क्षेत्र है पैतृक, वो महम ही है। उसकी वजह ये थी कि वहां पे दांगी फैक्टर नहीं है। आपने आनंद सिंह दांगी का जिक्र किया, दांगी फैक्टर बड़ा नाम नहीं है महम में। महम हल्के में बड़ा नाम अल्टीमेटली भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है, क्योंकि दांगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अदावत चल रही थी और अब भी है।
नहीं, इस बार तो मुलाकात करने गए, दीपेंद्र गए, मुलाकात नहीं, किया। वो दूसरी हाँ, बात हाँ। है, क्योंकि जब वो परिवर्तन रैली हुई थी, जब अशोक तंवर को हटाना था, ललकार रैली या उनका रैली जो रोहतक में आयोजित की थी भूपेंद्र जी, सिंह हुड्डा जी। ने, तो सभी ने लास्ट में अपने उद्बोधन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय बोली थी। हर एक वक्ता ने, सिर्फ दांगी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की जय बोली थी। और उसके अगले दिन उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि मैं कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से नहीं आया, मैं राजीव गांधी की वजह से आया था। तो सीधे सीधे तलखी थी, वो तलखी अब भी खत्म नहीं हुई है। भाई ऊपर कुछ भी हो, उनको इलेक्शन जीतना है, क्योंकि ब्रांडिंग तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही चलती है। बिल्कुल। अब मुद्दे पे आते कि हारे किस वजह से महम में। महम की लीड 13,000 की रही, सिर्फ 13,000 की। और वो इसलिए रही क्योंकि वहां बलराज कुंडू उस समय टिकटार्थी थे बीजेपी के, और शमशेर खरखड़ा भी टिकटार्थी थे। दोनों का जनाधार था। जब इनको टिकट नहीं मिली बलराज कुंडू को, तो अपने जो वोट बैंक था उसके सहारे ये निर्दलीय विधायक चुने गए। इसका मतलब उनका वोट बैंक था, बिल्कुल बिल्कुल 30, 35, 40,000 थे। वो शिफ्ट अगर ना होते, अगर मान लिया एक ही कैंडिडेट होता और ये कहते कि मुझे इंडिपेंडेंट जीतना है, और ये बीजेपी के पक्ष में प्रचार ना करते लोकसभा में, तो ये मार्जिन 13 की बजाय 30,000 होना था। और वो अब की बार होगा। वो आप अगर डेटा देखेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, तो महम में थंपिंग मेजोरिटी मिलेगी दीपेंद्र हुड्डा को, और यही कारण रहेगा। और दूसरा कारण ये है कि कोसली में जो हार का मार्जिन, जैसे सोलंकी जी ने कहा, निश्चित तौर पे कम होगा पिछली बार से। तो ये सीट पक्की है। ये सीट पक्की है, जी। ठीक है। आशुतोष जी, सोनीपत पर आते हैं, क्योंकि एक सीट सोनीपत की कही जा रही है कि कांग्रेस के लिए है। सोनीपत में जो एग्जिट पोल में हम देख रहे हैं, ये एग्जिट पोल के हमारे पहले ही बीजेपी के नेताओं के बयानों में था। कविता जैन को लेकर कहा गया, बहुत सारे और कार्यकर्ताओं को लेकर कहा गया, अधिकारियों और कर्मचारियों पर तो अलग आरोप लगे हैं, लेकिन खुद बीजेपी की तरफ से, खुद पूर्व सीएम की तरफ से, सीएम की तरफ से कहा गया है कि ऐसी गड़बड़ी है, ये रिपोर्ट आ रही है, भितरघात हुआ है, फिर बैठक भी करनी पड़ी। आपको लगता है कि ये बड़ी वजह हो जाएगी? देखिए, चुनाव के समय में हर पार्टी ने विपक्ष में या पक्ष में हर छोटे से छोटे मुद्दे को बड़ा राई को पहाड़ बना के दिखाया गया है। वोटर की आज की तारीख में वोटर बहुत समझदार है, वो हर चीज़ को समझता है कि क्या सच है, क्या ठीक है, क्या गलत है। वोटर जो है बड़ा सोच समझ के वोट देने वाला है, किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। निश्चित रूप से जैसा कि चर्चा का विषय चल रहा है कि 3 सीटों पे कांग्रेस का पलड़ा भारी है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन चुनाव का परिणाम तो अभी ईवीएम में बंद है, जो 4 तारीख को आने के बाद ही पता लगेगा। और हर व्यक्ति अपनी अपनी पार्टी के बारे में, अपने अपने कैंडिडेट के बारे में प्रचार कर रहा है, उसने किया भी है, और अपना आंकलन कर रहा है कि ये कैंडिडेट, उस पार्टी का कैंडिडेट विजयी होगा। मैं ये बात से जरूर सहमत हूँ, कांग्रेस की तीनों जो सीटें हैं बहुत कांटे की सीटें हैं, और इस पे बीजेपी को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। परिणाम कुछ भी हो सकता है। मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि बीजेपी को ही जाएंगी या कांग्रेस को जाएंगी। वो निर्णय अभी ईवीएम में बंद है। हमारा आपका सबका अंदाजा है, हम कयास लगा रहे हैं कि ऐसा होगा, और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बड़ी कड़ी टक्कर दे रही है, और उसके उम्मीदवार विजयी होने की पूर्ण संभावना है। तो संभावना से तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन रिजल्ट क्या होगा आने वाले टाइम में, वो उसके लिए हमारे को 72 घंटे का इंतजार बिल्कुल हमें इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, 4 तारीख को परिणाम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और हम निश्चित रूप से जान पाएंगे कि हमारे कौन कौन से कैंडिडेट, किस पार्टी के, कांग्रेस के, बीजेपी के या अन्य दलों के कौन कौन से उम्मीदवार इस इलेक्शन में विजयी हुए। 2024 का चुनाव जो है, जहाँ तक है 2014 और 19 से हट करके, 2014 में बीजेपी पार्टी के पास कुछ मुद्दे थे, 2019 में राम जन्मभूमि का मुद्दा था, मेन 370 धारा का था। ये बहुत अहम सवाल थे जो भारतीय नागरिकों के हृदय से जुड़े हुए थे। तो वो मुद्दे 2019 के उसमें जो पूरे हो गए, अब 2024 की जो बात हो रही है, मोदी की जो सरकार जो बात कर रही है, वो विकास की बात कर रही है कि हमने पिछले 10 वर्षों में ये कार्य करा, और अगले 5 वर्ष में आने में हम ये करेंगे। हमारी उन्नति की स्पीड ये रही, अभी तक हमने इस तेजी से विकास करा, और आने वाले टाइम में इस तेजी से और तीव्र गति से विकास होगा। तो जनता के बीच में जो एक युवा वर्ग के बीच में रोष देखने के लिए आया, वो रोजगार के प्रति आया। रोजगार, अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करने के बाद, अच्छी एजुकेशन तालीम करने के बाद युवा वर्ग रोजगार की तलाश में रहा। रोजगार जो हम आज की तारीख में मानते हैं, वो हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों का जितना
वादा किया गया था उतनी सरकारी नौकरियां मुहैया नहीं करा पाई। लेकिन आज अगर हम किसी भी देश की उन्नत इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को देखते हैं, अगर अमेरिका का देखें, इंग्लैंड, फ्रांस या किसी भी देश को देखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन है। सरकार के पास गृह मंत्रालय, फाइनेंस, डिफेंस, कुछ मंत्रालयों को छोड़ के ज़्यादातर प्राइवेट हाथ में है। अभी तक जो पिछले 75-77 वर्षों का हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो जब से आज़ादी मिली 1947 से आज तक, जो देखा सरकारी कार्यालयों में काफ़ी करप्शन रही। जो एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सरकार 100 रुपये खर्च करती है तो जनता का लाभ उसको केवल 15 रुपये का होता है, 85 रुपये रास्ते में गायब हो जाते हैं। तो वो जो उस चीज़ को हटाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट जनता को मिले और करप्शन को कम से कम किया जा सके। मैं ये तो नहीं कह रहा कि ख़त्म किया जा सकता, क्योंकि कोई भी देश शायद ऐसा नहीं होगा जहाँ करप्शन ना हो, जहाँ क्राइम ना हो। बिल्कुल। क्राइम को कम करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, काफ़ी उस पर लगाम भी लगाई गई है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि क्राइम खत्म हो गया, करप्शन खत्म नहीं हो गई। दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स। जहाँ भी जिस भी देश में पॉलिटिक्स हो रही है वहाँ पे ये सब उसका हिस्सा है। कोई जनता की सेवा करने के लिए नहीं आता, अपनी अपनी सेवा के लिए आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि युवा वर्ग में जो एक रोष है रोजगार के प्रति, रोजगार सरकारी नौकरी ना लेकर के आत्मनिर्भर, जैसा कि मोदी सरकार ने कहा कि मेक इन इंडिया, आप अपना रोजगार शुरू करें। इसी को देखते हुए पिछले उसमें कुछ नए स्टार्टअप भी शुरू हैं और आने वाले टाइम में इनकी संख्या और बढ़ेगी। तो लोग बजाय आप रोजगार तलाश करें, आप खुद रोजगार देने की अवस्था में होंगे, ठीक है। जिसका युवा को आने वाले समय में निश्चित रूप से फायदा ठीक है। मिलेगा। अतुल, ये सोनीपत में हाँ एक बड़ी चीज और है। ये लगभग 17.5 लाख वोटर हैं, जिसमें से 5.5 लाख के करीब जाट मतदाता हैं, और भी ज्यादा कह सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी चीज ये है कि 2.5 लाख के करीब ब्राह्मण हैं, 1.5 लाख के करीब पंजाबी है, और एससी को मिलाएं तो 2.5 लाख। मतलब इन 4 कम्युनिटी को मिला के 11 लाख वोट हो जाते हैं। तो ये जो आंकड़ा हमने जो दिया है कि हम सोनीपत बीजेपी लूज कर रही है, उसकी बड़ी वजह ये कि अगर सतपाल ब्रह्मचारी के मतलब शुरुआत ही की जाए, 5.5 लाख वोटों में से जाट में अगर पोल होते हैं तो 4.5 भी मान लें हम, तो भी अगर 50,000 इधर हो गए तो भी 4 लाख से तो गिनती शुरू हो रही है। बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, ब्राह्मण वाला जो फैक्टर है, और ये जो एससी तकरीबन 2.5 लाख के, हालांकि जो वाल्मीकि है वो बीजेपी के पक्ष में रहता था, लेकिन जो अगर जो दूसरी एससी जाति है उसमें ये रिजेंटमेंट इस बार देखा गया कि भाई संविधान बदलेगा, वो एक बड़ा फैक्टर है। तो ये जो इस तरह की स्थिति बन रही है, हालांकि पंजाबी समुदाय है 1.5 लाख, जो बचाता बड़ौली की तरफ जाने की संभावना दिखती है, जिसकी कि एक मुश्त चला जाए वो, और जो ब्राह्मण है 2.5 लाख के करीब, उसमें से कुछ आधा मिल जाए, क्योंकि सतपाल ब्रह्मचारी भी खुद ब्राह्मण है। ये सारी कॉम्बिनेशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिठाया था कि सतपाल ब्रह्मचारी को अगर हम यहाँ पर उतारते हैं तो ब्राह्मण वोट इधर आएंगे, और जो ब्राह्मण वोट रोहतक में है उनका समर्थन दीपेंद्र को मिलेगा। ये चर्चा चल रही थी उसके वजह से कि भाई जो ब्राह्मण वोट वहां पर इंटैक्ट अरविंद शर्मा पे आ गए थे, उनमें बंटवारा हो सकता है, क्योंकि एक मैसेज जाएगा कि नहीं हमने टिकट दिया था ब्राह्मण को। ये भी अपने आप में वजह है। सुभाष जी, ब्राह्मण वोट की जो बात कर रहे हो, ब्राह्मण वोट का झुकाव बीजेपी की तरफ हमेशा से रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने अगर वहाँ एक ब्राह्मण कैंडिडेट बराबर लाके खड़ा कर दिया तो वोट आधे आधे हो जाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। जिस प्रकार जाट मतदाता का हम मान के चलते हैं कि समर्थन कांग्रेस को गया है और उसकी मेजॉरिटी, मतलब अधिकतम वोटों की बात कर रहा हूं कि वो उधर गया, तो इधर आप अधिकतम वोट मान के चलिए कि ब्राह्मण वोट चाहे सोनीपत का है, चाहे वो रोहतक का है या पूरे हरियाणा का है, वो वोट पूरी तरह से तो नहीं, पर ज्यादातर वोट जो है बीजेपी को वोट हुआ, पोल हुआ। ठीक है। नैना साहब, सोनीपत पे क्या कहेंगे? जैसे कि 25 मई को मैंने एक चर्चा की थी, वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। वो फैक्टर ये है कि कांग्रेस ने पहली बार एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है रोहतक सोनीपत लोकसभा सीट पे, कि इससे पहले तक जितने भी कैंडिडेट आते थे वो सोनीपत जिले से आते थे। पहली बार जींद जिले से इन्होंने कैंडिडेट दिया, और जींद जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो सोनीपत क्षेत्र में पड़ते हैं। सफीदो, खुद जींद और जुलाना, तीनों में बम्पर वोटिंग हुई है इस फैक्टर के कारण, कि उनको ये लगा पहली बार कि हमारे क्षेत्र का जो व्यक्ति है उसको टिकट मिला है। और ये
कास्ट एंड क्रीड से ऊपर है वोटिंग। जो आपने कहा ना कि जाट वोटर या ब्राह्मण वोटर, बिल्कुल ये फैक्टर है इलाके का, क्षेत्रवाद का उदाहरण है ये। अच्छी बम्पर वोटिंग लेके आए हैं 3 विधानसभा क्षेत्रों में। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जो मैंने सर्वे किया, मोहनलाल बड़ौली खुद अपने विधानसभा क्षेत्र से पिछड़ रहे हैं। अच्छा, जी, ये बड़ा फैक्टर है जी। तो असल में क्या था कि पिछले जो सांसद रहे हैं उनके प्रति भी लोगों में थोड़ी सी भड़ास थी, कारण कुछ भी रहे हो, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि एन मौके पे उनका टिकट बदला गया, काटा गया, तो उन्होंने भीतरघात की है। तो बहुत सारे फैक्टर मिलके एक बड़ा फैक्टर मिल गया। दूसरी बात एक और भी है, देखो राम मंदिर बेशक मुद्दा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि कांग्रेस के लिए, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि जाट और दलित का जो गठजोड़ बना है, और दोनों ही जो वर्ग है ना वो धर्म में, कर्म कांड में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। जाट के बारे में तो मशहूर है, जाट का के इंदौर के मुसलमान, ठीक है ना। एक छोटी सी मैं उदाहरण भी देता हूँ, भी शादी हो रही थी जाट के, नहीं जाट को तो हम लगा ही नहीं रहे ना बीजेपी का, हम तो ये साफ कह ही रहे ना कि ये पूरा गिनती 4 लाख से शुरू हो रही है सतपाल। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि सोनीपत में अपर हैंड कांग्रेस का है। पर नतीजे चाहे कुछ भी हो, कई बार क्या होता है कि नहीं पता चलता, बड़े बड़े महारथी फेल हो जाते हैं। लेकिन जो हवा है, जो टेम्परेचर है, नेहरा साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि पिछली बार की स्थिति की बात करें तो जींद, जुलाना और ये सफीदो एक बड़ी बेहतर लीड रमेश कौशिक को मिली थी। और इस बार ये जींद का जो डिस्ट्रिक्ट है, ये निश्चित रूप से इस बात को, क्योंकि गांगोली गांव से ही आते हैं, सफीदो हल्के में पड़ता है सतपाल ब्रह्मचारी का, तो उस लिहाज से वहाँ का इलाके का होना, ये क्षेत्रवाद, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, ट्रेवल करती हैं साथ साथ, तो इस चीज़ का असर दिखा। दूसरी एक बड़ी चीज़ और भी थी कि कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया कि सतपाल ब्रह्मचारी की जो इमेज है, जब हरियाणा का व्यक्ति उनसे मिलने जाता तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की, या वास्तव में इस तरह की स्थिति होगी कि उन्होंने दलितों को मंदिर में ही नहीं आने दिया। ये एंड मोमेंट पे जिस तरह की बात होती है कि 1-2 दिन में जो खेल बदलता है, जो ये नैरेटिव बन जाता है कि भाई इस तरह की स्थिति होगी, ये पूरा नैरेटिव बना हुआ था इस चुनाव में कि जाट साथ नहीं है, सिख साथ नहीं है, मुसलमान साथ नहीं है, एससी साथ नहीं है। एक मैं और बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, अगर आप 2019 के लोकसभा चुनावों का आफ्टर पोल गिनती की गई थी, उसमें सब मुसलमान ने तो वोट दिया ही नहीं, मतदाता ने। उसके बाद जो सबसे कम वोट दिए थे बीजेपी को, वो जाटों के थे। बीजेपी को वोट नहीं मिले पिछली बार, मुसलमानों के सबसे कम। और बीजेपी इस बात को भी जानती है, सारी पार्टियां जानती है, ऐसा नहीं तैयार था कि ये हमारा मत नहीं, मतदाता नहीं, उस पर फोकस भी नहीं था। उस पर फोकस। सबसे बड़ी बात यह है, सोनीपत से जो वर्तमान विधायक है मुस्लिम है, कांग्रेस के विधायक है वो मुस्लिम है। मुस्लिम कैसे हैं वो? सुरेंद्र जी मुस्लिम हैं? आप चेक करना, ये अंदर की बात बड़ी बता नई चीज बता दी। ठीक है। सिरसा को आप कैसे देखें, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा लीडर उतारा गया वहां पर, जो बीजेपी के लीडर हैं वो भी कभी कांग्रेस से बहुत अंदर तक ताल्लुक रखते थे, बड़ी जिम्मेदारी थी, वो अलग बात है कि लाठियां चल गई, लेकिन अब इस बार वोट कहां पड़ा? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि वोटर जो फ्लोटर वोटर, एक तो आपके पार्टी के वोटर्स हैं, जिसने सोच लिया कि मैंने कांग्रेस पार्टी को देना है, उसने कांग्रेस को देना है, बीजेपी वाले ने बीजेपी को देना है। और क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, छोटी छोटी पार्टियां जो पिछले 2 चुनावों में नजर नहीं आ रही थी, वो भी थोड़ा उभर करके आई, कुछ वोटर उनकी तरफ भी बटे जरूर हैं। और कांग्रेस का वोटर बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, जैसा हम चर्चा का विषय भी है, तीनों सीट पर कांग्रेस के तीनों कैंडिडेट बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं और उनकी जीतने की पूरी संभावना है। मैं आपकी संभावना को नकार नहीं रहा, मैं कहता हूँ रिजल्ट हमारा 4 तारीख को ही आएगा। हम अतुल, एक और बड़ी चीज आ रही है जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशुतोष जी, बात पूरी कर लीजिए, कि ये जो जिस तरह से लगातार बड़ी बात कही है कि लगातार हर सीट पे कड़ा मुकाबला है। ये जो कड़े मुकाबले की अगर हम बात करें, फरीदाबाद में भी इस तरह की चर्चा आई कि उनके आने से एकदम महेंद्र प्रताप जी के आने से एकदम माहौल बदल गया। तो ये मैंने ये कहा कि अब जो जीत का अंतर होगा
पहले जिस तरह से लाखों का जीत का अंतर होता तो मार्जिन वो कम होगा, कम। मार्जिन बदलेगा, बिल्कुल सहमत हूं। मार्जिन बदलेगा। बिल्कुल ठीक कह अगर रहे हो। 7 सीटें हम बीजेपी की मान करके चल रहे हैं तो 7 सीटों पर मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो होगा दैट विल बी डिफरेंट देन द प्रीवियस इलेक्शन। सो समीकरण सारे के सारे बदल रहे हैं और कांग्रेस के बड़े सशक्त उम्मीदवार उतारे हैं। जो भी उतारे, कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी अच्छी बात करी है कि कांग्रेस के कैंडिडेट का चुनाव बहुत अच्छे उस पर किया गया है एंड दीज आर द कैंडिडेट्स हु कैन टेक द सीट बिल्कुल। आउट ऑफ बीजेपी। ये अतुल अगर बात करें ना, पलवल, हथीन, पलवल और ये परथला, ये जो फरीदाबाद लोकसभा आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ बात करें मुस्लिम बड़ा फैक्टर है, चाहे हथीन की बात करें, हथीन में भी काफी मुस्लिम आ जाता है, हथीन सब फरीदाबाद में भी आ मेवात का जाता एरिया है, है। मेवात का एरिया है, 2.5 लाख के करीब मतदाता ऐसा है मुस्लिम का, जिसका ये मान के चल रहे हैं कि वो एक मुश्त, वो जाहिर सी बात है बीजेपी भी मानती है और कांग्रेस भी। इसलिए ये गुजर मुस्लिम ये फैक्टर, वो जो जाट सेंटीमेंट है, किसानों वाला सेंटीमेंट कहिए इसको, रादर कि जाट कहे। लेकिन एक बात यहाँ है फरीदाबाद में कि जो जाट सेंटीमेंट रोहतक, सिरसा, जींद, झज्जर यहाँ दिखता है, वो फरीदाबाद में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है मोदी के प्रति भी और बीजेपी के प्रति भी। तो अगर बात करें हम, फरीदाबाद शहर पड़ता है, पलवल शहर पड़ता है, ये एक ऐसी लीड है जो कृष्णपाल को आगे रखेगी ही। और एक बड़ी चीज, ये शर्मा जी बड़े अच्छे से जानते हैं फरीदाबाद को, कि गुजर वोटर काफी तादाद में है, बिल्कुल काफी तादाद में है। उसका महेंद्र प्रताप के आने से बट जाना, ये एक बड़ा फैक्टर, जो ये जो कांटे की टक्कर की बात कर रहे हैं आशुतोष जी लगातार, वो दरअसल ये चीजें हैं जो कांटे की टक्कर बताते हैं। हतीन है, शहर पड़ता है उसमें, तो इस तरह की चीजें हैं, होडल है, शहर पड़ता है, तो ये बीजेपी के फेवर की बात है, कृष्णपाल जी के फेवर की बात है। मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा हाँ, जी, हाँ। कि होडल और हथीन ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं भी समझता हूँ कि कांग्रेस आगे रहेगी, क्योंकि मुस्लिम मतदाता वहाँ ज्यादा था। उसके बाद पलवल में वो लीड घटती नजर आ रही है, जो वहां से कांग्रेस लेके आ रही है 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो पलवल में घट जाएगी, पृथला में बराबर हो जाएगी, और उसके बाद बल्लभगढ़, बड़कल, फरीदाबाद शहर और NIT और तिगांव, इनमें लीड बढ़ रही है। ठीक है, वहाँ घटती ठीक है रहेगी। सुभाष जी, हम तो ये कितने सिरसा पर जिक्र नहीं, कर ये रहे थे। लीड अगर शर्मा जी के हिसाब से कितनी लीड आप मान के चल रहे हैं? क्योंकि पहले ये वो वाली तो नहीं है, हाँ। पर आप लीड मानिए कि आप बहुत ही बुरी स्थिति भी अगर मान के चले, ये बात तो फरीदाबाद में, निश्चित है कि जीत का जो मार्जिन होगा, लीड विन और लूज जो है दैट विल बी एट अ वेरी नैरो मार्जिन। 1 लाख के इस आसपास चीज को हम 6.5 clear लाख माने कि वाला था। लाखों का मार्जिन था और मार्जिन विल बी रिड्यूस। जो लाखों में था वो शायद इस बार लाख तक पहुंच जाए, बड़ी बात होगी। बस। सिरसा का गणित जरा समझाइए। मैं आपसे सवाल हाँ, जब किया था देखिए, आशुतोष जी से सिरसा में भी, जो- सिरसा में पूरी ताकत लगाई गई और आखिरी समय में बीजेपी ने, ये रिपोर्ट आई कि सिरसा में कमजोर पड़ रहे हैं अशोक तंवर, बीजेपी ने बकायदा वहां पर कांडा ब्रदर्स को लगाया, बुलडोजर रैली कराई गई, एक तरीके से बाबा आए वहां पर, योगी आदित्यनाथ आए। ये सारी कवायद करने के बाद भी सीट गंवाती दिख रही है हमारे एग्जिट पोल में बीजेपी। आप ठीक कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे, पर डेरा से भी सपोर्ट मांगी गई थी, डेरा ने समर्थन भी दे दिया। हाँ। उसके बाद जो है कांडा ब्रदर्स ने भी दिया, पर उस वहां पर एक दिक्कत और रही है, क्योंकि जो कालावाली, रानिया, एलनाबाद, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां की ऐसी हैं और कि जहां पर ना इनका दबाव रहा है इनेलो का, पर पिछले कभी जीते नहीं है। 1 आध सीट एलनाबाद की जीतते रहे हैं, पर जब भी संसद का चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो वहाँ पिछले 1-2 बार छोड़ दें, सुशील इंदौरा इनका एक था कैंडिडेट, वो जीता था, तो ज्यादातर मामलों में वहाँ कांग्रेस बाजी मार जाती है, बार मार जाती है। और पीछे जो सुनीता दुग्गल जीती थी पिछले बार में, तो वो बड़ा अचरज था कि सिरसा में बीजेपी ने सीट जीत ली। इस बार सुनीता दुग्गल को हटा दिया गया, किन कारणों से हटाया इसका पता नहीं है, तो पार्टी बताएगी। इस बार जो लाया गया है अपने अशोक तंवर को, ये सोच के लाया गया है कि वहां पर ये नए हैं, हालांकि नए नहीं थे, वे पहले वहां से जीत चुके हैं, एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, पर इन्हें उम्मीद नहीं थी कि शैलजा यहाँ उतरेगी। इनको थी शैलजा शायद अम्बाला से लड़ेंगी, तो यहाँ कोई कमजोर कैंडिडेट आएगा तो ले जाएंगे। तो अब मुकाबला तो बहुत नेक टू नेक है,
फंस नहीं, गया लेकिन है। एक और बात- edge एक- जो है कांग्रेस का, एक बात तो ये भी है ना कि शैलजा जीतेंगी कैसे, हुड्डा चाहेंगे? नहीं हुड्डा ना भी चाहे उसके बाद वो, क्योंकि उसकी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, उसके फादर की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वो वहां से पुरानी जुड़ी रही है। उसके फादर दलबीर सिंह जो थे वो केंद्रीय मंत्री थे, तो वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतते थे। तो इसलिए मुकाबला फंस गया। ये फैक्टर उनके फेवर में जा सकता है। ये नेहरा साहब? पॉइंट है। नेहरा साहब? हाँ बिल्कुल अतुल, मैं ये कहूँगा कि हरियाणा में जो कांग्रेस का सीट वितरण हुआ है, अब पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि काफी हद तक इसमें सर्वे का भी योगदान रहा है। कांग्रेस ने शायद 3 बार सर्वे करवाए यहाँ पे, और जो सर्वे में जो रिजल्ट आया है भाई किसको देना चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट किया गया। क्योंकि अगर देखें हिसार से ब्रिजेंद्र और चौधरी वीरेंद्र दोनों एन मौके पे कांग्रेस में शामिल हुए, और ऐसा माना जा रहा था कि उसकी टिकट पक्की है, बिल्कुल। ब्रिजेंद्र की। लेकिन एश्योरेंस लेने के बावजूद भी टिकट कटा, इन एश्योरेंस मिलने के बाद भी टिकट कटना एक बड़ा संकेत है राजनीति में, और उसका स्पष्ट अर्थ ये है कि सर्वे बेस्ड टिकट दिए गए हैं। उनको ऑफर दी गई थी सर्वे को भी थोड़ा सा दरकिनार करने के बाद कि हम आपको सोनीपत ऑफर कर रहे हैं, तो आपको ध्यान होगा कि ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा चौधरी वीरेंद्र ने ये कह दिया था कि हम वहाँ से नहीं लड़ने जा रहे, क्योंकि वहाँ के सारे जो एमएलए हैं वो हुड्डा गुट के हैं और वो हमें मिलके हरा देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड चौधरी वीरेंद्र ने कहा था, और उन्होंने वहाँ पे दावा नहीं ठोका। तो सिरसा भी वही सीट है। सर्वे में उभर के आया कि कुमारी शैलजा को अगर यहाँ से लाया जाए तो जीत सकती हैं, और उनको टिकट मिली। हो सकता है अम्बाला रिपीट कर देने से दोबारा उनको इस तरह की सिचुएशन ना बनती अम्बाला में, लेकिन सिरसा में ये बनी, और वो पुराना कार्य क्षेत्र रहा है। एक बार वहाँ से वो खुद भी, उनके फादर तो जीतते ही रहे थे, ये खुद भी जीती हैं। और अशोक तंवर के खिलाफ एक माहौल ये भी गया कि वो पार्टियां छोड़ के आना जाना, उनका ये नहीं पता कि हरियाणा में वैसे भी आयाराम गयाराम बहुत चलता है। अब ये उनका ये भी नहीं पता कि हार गए अगर मान लिया, या जीत गए तो रहना पड़ेगा ही 5 साल। अगर गड़बड़ होगी तो ये रहेंगे या नहीं रहेंगे बीजेपी में, इस पे भी संशय है लोगों का। किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव रहा है सिरसा में, क्योंकि बिल्कुल ये अपने पंजाब से लगती हुई बेल्ट है, तो सिख वोटर भी काफी बड़ी तादाद में है, ठीक है ना। देशवाड़ी एरिया है जो, हाँ अभी एक बात आई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव, वहाँ देखो वहाँ तक जाते जाते तरंग जाते जाते क्षीण हो जाती हैं। बेशक जाट डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन हुड्डा की उतनी अपील नहीं है सिरसा में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, चौटाला परिवार का, क्योंकि वहाँ देवीलाल पे जी का जो परिवार गढ़ है वो चौटाला का, हाँ, चौटाला परिवार का गढ़ है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि दोनों की जो लड़ाई हुई है चौटाला परिवार में, तो एक दूसरे को ले बैठे ये। अब ना तो जेजेपी मुकाबले में रही, ना इनेलो रही। मेरे को बहुत से ऐसे वोटर मिले जिन्होंने ये कहा कि जी हमारा अगर खून निकाल के देखो तो वो हरा रंग मिलेगा उसका, लेकिन हम मजबूरी में कांग्रेस को वोट कर रहे हैं क्योंकि हम बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, और विकल्प हमारे पास बचा नहीं, क्योंकि ना तो हमें इनेलो पे भरोसा रहा और ना जेजेपी पे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अतुल एक चीज अतुल लगातार ट्रेवल करती है। जो कार्यकर्ता होता है वो अपने नेता को मरने नहीं देता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहे इनकी जमानत बचाने की लड़ाई हो, उसमें वो साथ रहेंगे। ये एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब कांटे का मुकाबला है तो 10,000 20,000 वोट भी महत्व रखेगा। बिल्कुल स्वाभाविक। संदीप लोट हैं जो यहाँ से लड़ रहे हैं इनेलो की टिकट पर सिरसा से। ये अब जब हमने सिरसा में जमीन पे देखा स्थिति, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये कोशिश होगी कि उनके खाते में 1,50,000 वोट डाले जाएं, और वो 1,50,000 वोट वही होंगे जो बीजेपी के खिलाफ गुस्से वाले थे, जो कांग्रेस को पढ़ने। तो वो जो ये फैक्टर है ना कि ये जो कांटे का जो मार्जिन है, जो लोग, ये बड़ा महत्व करेगा कि उनका संदीप लोट का 1,00,000 वोट ले जाना। हाँ, मैं सहमत हूँ। आप सभी लोग इस मंच पर एक बात पर कॉमन ही
व्यू रख रहे हैं कि जो मार्जिन होगा वो इस बार कम होगा, लाखों में नहीं होगा, लेकिन वो भी हो सकता है जिसका जिक्र सुभाष जी ने किया, आशुतोष जी ने किया, कि मन वोटर का 1-2 दिन पहले जो नाराजगी थी वो शायद दूर हो गई, तो उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। निश्चित रूप टक्कर हर जगह। एक फ्लोटर वोटर जो आया है वो अपने माइंड को मेकअप नहीं कर पा रहा। एक और बड़ी वो चीज है। भले ही हार्डकोर कांग्रेस से हो, देखिए एक और बड़ी चीज है, या नेहरा किसी साहब भी अन्य दल जानते से हैं, आप जुड़ा भी हो, जानते हैं। वो अपना आइडिया 11th आवर पे जब वोट डालने के लिए जाता है, उस समय उसका बड़ा- चिंतन मनन, उसका मन क्या हाँ, कह रहा है, वो swing- उस समय वोट swing voter की हम बात कर नहीं रहे, वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा। डिसाइडिंग फैक्टर इन दिस। निश्चित रूप से वो बड़ा फैक्टर होगा। दूसरी बड़ी चीज ये, इलाहाबाद का जिक्र किया, इलाहाबाद से आप देखिए ना कि किसानों के लिए एकमात्र नेता रिजाइन देने वाले, और वो बड़े मुश्किल से वहां से जीत से हैं। इस तरह की स्थिति इलाहाबाद में, मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां पकड़ गोपाल कांडा ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, देखने लायक चुनाव था। और इसीलिए एन मोमेंट पे गोपाल कांडा या फिर उनके भाई गोविंद कांडा दोनों को लगा दिया गया। लगा दिया गया, मनोहर लाल ने मजबूती मोर्चा से संभाल उन्होंने लिया। रानिया को बड़ी मजबूती से उन्होंने काबू किया है, सिरसा शहर को बड़ी मजबूती से काबू किया है, इलाहाबाद को काबू किया है। इलाहाबाद में मीनू बेनीवाल है, आप इत्तेफाक रखेंगे कुछ तो वोट कम से कम 10-5 हजार वोटों का अंतर वो करेंगे। हाँ, बहरहाल तो ये और उन डेरा- 3 सीटों का आकलन हम कर रहे थे जो कि कांग्रेस खाते में हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से जाती दिख रही हैं। हम चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे और समझेंगे कि बीजेपी अगर 3 सीटें गंवा रही है और 7 बचा रही है तो ये उसके लिए कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो हरियाणा का असल सच बताया जा रहा था कि बीजेपी के खिलाफ, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट, दोनों ही सरकारों के खिलाफ बड़ी नाराजगी है, और उसका बड़ा कारण है किसानों का आंदोलन, महिला खिलाड़ियों का अपमान। ये ऐसे मुद्दे थे, और जो स्टेट के अपने मुद्दे थे जिसमें पेंशन से लेकर तमाम वो योजनाएं जिसको सिरे से खारिज कांग्रेस कर रही थी और कह रही थी कि हम आएंगे, इनको फौरन बंद करेंगे, इससे बड़ा नुकसान हो रहा। क्या ये फैक्टर काम कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो कितने बड़े लेवल पर इसको मैनेज किया गया? एक और बात अतुल, एक और छोटा सा बात, ब्रेक लेना सुंदर, हाँ जल्दी एक से। ब्रेक, हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले एक और बात अतुल, जो बड़ी चीज ये है कि हम क्यों 7 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं। ऐसे उन 7 सीटों पे कौन से फैक्टर रहे, बिल्कुल बिल्कुल उन फैक्टर का जिक्र भी करेंगे। वो कौन से तथ्य हैं और वो कौन सी बातें हैं जिनका असर नहीं हुआ कांग्रेस या अपने कैंडिडेट, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि कैंडिडेट चुनाव लड़े, कांग्रेस के फेवर में बहुत सारी चीजें गई और बीजेपी के खिलाफ वो कौन सी चीजें गई, उन